A very good morning to all of you. Welcome to the online class. For DLED Semester 2 students, I am lecturer Meenakshi Rai, CRT UP. DLED Semester 2 का जो आपका पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसके बारे में हम पिछले कई क्लासों में बात कर रहे हैं। आज भी उसी पेपर को टैकल करेंगे और इसमें जो सेकेंड यूनिट है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में क्या एजुकेशन की स्थिति रही है उसके बारे में, और आगे इसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जैसे मैकाले का क्या था, शिक्षा का जो उसका मिनट्स आया था, मैकाले मिनट्स वुड डिस्पैच, ऐसे वन बाय वन करके आगे देखेंगे। तो अभी इन जनरल हम बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा में एजुकेशन की। जब हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात कहते हैं तो हम जान रहे हैं कि भारत में सीखने सिखाने और शिक्षा की जो परंपरा है या व्यवस्था है वो अति प्राचीन रही है और समृद्ध रही है, और इसका प्रारंभ हम वैदिक युग से देख सकते हैं। वैदिक युग में शिक्षा की परंपरा जो थी बहुत समृद्ध थी। उस समय प्राकृतिक वातावरण में और गुरुकुल शिक्षा, मौखिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये गुरुकुल शब्द जो है ये दो वर्ड्स हैं इसमें, गुरु और कुल। गुरु जो एक शिक्षक के रूप में है और कुल मतलब परिवार, जो गुरु के परिवार में रहकर शिक्षा प्राप्त करना या गुरु के सामीप्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करना। तो इस तरह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की बात की जाती है वैदिक एज में। और उसमें इस आपके अदर पेपर्स में भी ये वैदिक एज एजुकेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसमें जो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य था वैदिक एज में वो सल्वेशन ऑफ सोल, मतलब मोक्ष की प्राप्ति जो था वो अल्टीमेट एम था। इसके अलावा जो सांस्कृतिक जो विरासत थी उसको संरक्षित करना और उसका प्रोपगेशन करना, उसका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उसको प्रदान करना, जो सांस्कृतिक विरासत, जो सांस्कृतिक ज्ञान था अपना, ये भी उस समय की शिक्षा का एक उद्देश्य था। और इसके साथ ही जो शिष्य या छात्र कह लीजिए उसके ओवरऑल डेवलपमेंट का जो की व्यवस्था उस शिक्षा व्यवस्था में थी। और बहुत ही स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में जब हम वैदिक एज की एजुकेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एजुकेशन जो है वो टीचर सेंट्रिक है। आज के समय में हम बात कर रहे हैं चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की, और उस समय की शिक्षा व्यवस्था को हम देखते हैं तो टीचर सेंट्रिक एजुकेशन हम कह सकते हैं। उस समय जो बहुत ही शिष्य के गुरु के ऊपर जो है शिक्षा निर्भर करती थी, गुरु के पास जाकर के शिक्षा प्राप्त करना होता था। इसमें आप उपनयन संस्कार के बारे में पढ़े होंगे। उपनयन मतलब होता है समीप जाना। इसमें गुरु के समीप जाके और शिक्षा को ग्रहण करने की व्यवस्था थी। इस जब हम टीचर सेंट्रिक एजुकेशन की बात करते हैं, हम जानते हैं कि उसमें बहुत ही फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट सारा जो है गुरु पे ही निर्भर करता था स्टूडेंट का, और बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में उनको कुछ शारीरिक श्रम भी करना होता था। और स्पेशली जो शिक्षा थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी। कोई रिटन करिकुलम नहीं था उस समय, पाठ्यक्रम रिटन नहीं था। हाँ, पाठ्यक्रम जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी उनका जो स्रोत थे वो आपको पता है कि वेद, वेदांग, उपनिषद, इन्हीं इन्हीं चीज़ों से जो गुरु होता था बच्चों को शिक्षा प्रदान करता था। और मेथड्स जो थे वो टीचिंग में मौखिक थे, थिंकिंग था, और मौखिक रूप से गुरु जो था वो शिष्य को बताता था चीज़ों के बारे में, और छात्र का काम था कि उसको सुने ध्यानपूर्वक, उस पे चिंतन करे और मनन करे। सुनना जो है एक लोअर लेवल का स्किल माना जाता था और सामान्य बच्चों के लिए था। दूसरा चिंतन और मनन जो था वो हायर स्किल माना जाता था, कि जैसे जैसे जो छात्र है या शिष्य है वो जैसी उसमें योग्यता है उस तरह से उसके हायर ऑर्डर के लिए उसकी शिक्षा
का प्रबंध होता था। हम इसमें देखते हैं कि वैदिक एज सिविलाइजेशन में किसी भी तरह का कास्ट सिस्टम नहीं देखते हैं। कोई भी छात्र अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, और इसके साथ ही जब हम वुमेन एजुकेशन को देखते हैं तो वुमेन को भी मेन के बराबर ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, और कई सारे ऐसी महिला विदुषी का नाम हम वैदिक एज सिविलाइजेशन में देखते हैं एजुकेशन के रूप में। तो ये हुई वैदिक एज सिविलाइजेशन में शिक्षा। वैदिक शिक्षा कैसी थी? जो वेद आधारित शिक्षा थी, जिसमें मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, और शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। शिष्य का जो शिक्षा था वो कम्प्लीटली शिक्षक पे निर्भर था, और किसी भी तरह का जाति व्यवस्था को हम नहीं देखते हैं, और वुमेन को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दिया गया है शिक्षा व्यवस्था में। इसके बाद का जो पीरियड आता है वो आता है उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक एज कहते हैं जिसे, या उपनिषद काल भी कहते हैं इसको। ये जो समय है उत्तर वैदिक काल का, ये वैदिक काल के अंत और बौद्ध और जैन काल के प्रारंभ के बीच का समय है, और इसमें भी हम देखते हैं जो शिक्षा का उद्देश्य है वो बहुत हद तक समान ही वैदिक एज के समान ही था। और इसमें जो उपनयन संस्कार था उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। इसको इतना ज़्यादा महत्व दिया गया कि इसमें उपनयन संस्कार होने के बाद ये कहा जाता था कि व्यक्ति का दूसरा जन्म हुआ है। द्विज शब्द यूज करते हैं इसके लिए। द्विज मतलब द्विज द्विज वर्ड का यूज करते हैं उस व्यक्ति के लिए जो उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता था। और ये माना जाता था इस समय कि जो उपनयन संस्कार के बाद जो छात्र के जो आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है वो इसी समय से शुरू हो जाता है। करिकुलम वैदिक एज की तरह ही था। इससे इतर और भी कुछ सब्जेक्ट्स इस समय में ऐड हो गए थे, और जो मेथड्स थे टीचिंग, जो शिक्षण का जो माध्यम था वो वही सुनना, चिंतन, मनन और ध्यान माध्यम था इसका। इस समय में जो मेजर डिफरेंस हम देखते हैं वो देखते हैं कास्ट सिस्टम का, जाति व्यवस्था में। इस समय जो समाज जो था ये 4 जातियों में हम देखते हैं बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वुमेन एजुकेशन को जितनी इम्पोर्टेंस वैदिक एज में मिली थी वो इस समय में हम नहीं देखते हैं। इस समय जो इसके बाद का जो काल आता है उत्तर वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर बौद्ध काल की हम शिक्षा को देखते हैं। बौद्ध काल की उत्तर वैदिक काल के बाद जब आता है, इसमें शिक्षा प्रणाली जो थी वो डेमोक्रेटिक थी, थोड़ा जनतांत्रिक थी। इसमें हम देखते हैं कि जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी तो बहुत अनुशासनपूर्ण थी, और इसमें जो छात्र और शिक्षक का संबंध था वो डेमोक्रेटिक था, लोकतांत्रिक था, डिस्कशन का स्कोप था। जो छात्र था वो भी क्वेश्चंस रेज कर सकता था, और ऐसा नहीं है कि वैदिक एज में कुछ पूछा नहीं जा सकता था, लेकिन जब वो आपको टीचर अलाउ करे या टीचर आपको उस स्टेज तक ले आए कि आप क्वेश्चन पूछ सकें। तो जो बौद्ध काल में हम शिक्षा को देखते हैं उसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट हमें ज़्यादा दिखाई देता है। और हमें पता है कि उत्तर वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था आ गई थी और बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो इस समय जो बौद्ध काल में जो शिक्षा आई वो उसमें सबके लिए शिक्षा थी, और वो जात पे आधारित शिक्षा नहीं थी। बौद्ध काल में किसी भी तरह के अनुष्ठान, सेरेमनी और किसी भी तरह के जातीय भेदभाव को नहीं माना गया। उसको किसी भी तरह का जातीय भेदभाव उसमें नहीं किया गया। जो सीखने के केंद्र थे, सीखने का जो केंद्र था, जो बौद्ध मोनेस्ट्री होती हैं, बौद्ध विहार होते हैं, वही सीखने के केंद्र थे, वहीं पे शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए बिहार बनाए गए जो कि आवासीय विद्यालय जैसे थे। आज भी हम जानते हैं कि आवासीय स्कूल होते हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं। तो उस समय हमें जो बौद्ध एरा था वो बहुत ही उस समय जो इंस्टीट्यूट थे जो एजुकेशन के वो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे, जिनमें नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला आपने का नाम सुना होगा। तो ये बौद्ध काल में ही इन संस्थानों का, शिक्षा के केंद्रों का विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनकी ख्याति हुई। इसमें विज्ञान, चिकित्सा और वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। वहाँ पे जो छात्र पढ़ने आते थे वो जो वस्त्र पहनते थे उनका
उन वस्त्रों को तैयार करना वो वहीं पे सीखते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन का भी स्कोप हमें बौद्ध एजुकेशन में मिलता है। इस समय कुछ ख्याति प्राप्त छात्र व्यक्तियों को हम देखते हैं जो इसी एजुकेशन इसी शिक्षा पद्धति के जो उपज थे, जैसे पाणिनि, कौटिल्य, इन्होंने और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लिटरेचर इसमें निकल के आया, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका और चाणक्य का अर्थशास्त्र, वो इसी समय की देन है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस समय जो बौद्ध एरा का जो एजुकेशन था वो कितना प्रोमिनेंट था, कितना महत्वपूर्ण था। तो ये जो विश्वविद्यालय हैं इस समय के, और जो इसमें जो रचनाएं निकल के बाहर आई, वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं इस समय की। वुमेन एजुकेशन का भी प्रावधान था, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ वुमेन एजुकेशन का भी प्रावधान था। जिस तरह से हम उपनयन संस्कार देखते हैं वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में, इसी तरह से जो बौद्ध काल में जो शिक्षा थी उसमें दो तरह के संस्कार थे, पबज्जा और उपसंपदा संस्कार। पबज्जा जो संस्कार है उसमें ये माना जाता था कि 8 वर्ष की आयु में बच्चा जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है और अपने जो पारिवारिक और सांसारिक संबंध है उसका त्याग करके वो एक शिक्षा व्यवस्था में इंटर कर रहा है। आफ्टर 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात उपसंपदा संस्कार किया जाता था, जिसमें वो जब तक उस समय तक छात्र की या शिष्य की आयु जो है वो 20 वर्ष तक की हो जाती 20 वर्ष तक की हो जाती थी, और वो आजीवन सदस्यता ग्रहण कर लेता था उस बौद्ध विहार की। और इस समय से माना जाता था कि उसने अपने सारे पारिवारिक और जो सांसारिक संबंध हैं उनको खत्म कर दिए। तो ये हुई बौद्ध काल की शिक्षा की बात, बहुत जिसमें हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन देखते हैं, उसमें हम कोई कास्ट सिस्टम नहीं देखते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई है, और जिसमें चिकित्सा, विज्ञान, वेद के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की गई है। और इसमें भी जो चरम एम है, जो आध्यात्मिक एम को लेके चलते हैं, आजीवन सदस्यता प्राप्त करके वो अपने जो भी बौद्ध एजुकेशन का की जो बातें हैं उनको प्रोपोगेट करने का काम फिर छात्रों द्वारा किया जाता था। इसके बाद हम आते हैं मध्यकाल में। हमें पता है कि मध्यकाल में जो 1192 ईस्वी को हम देखते हैं, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में एक मुस्लिम शासन की नींव रखता है। उससे पहले महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, लेकिन उसने कोई साम्राज्य स्टेब्लिश करने की बात नहीं सोची, और बस उसका जो आक्रमण था वो लूटपाट तक ही सीमित था। लेकिन जब मोहम्मद गोरी को हम देखते हैं कि वो एक मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखता है वहाँ पे, और उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका साम्राज्य मिलता है और दास वंश की शुरुआत होती है। इसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी डायनेस्टी का शासन चलता रहता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि मुगल काल का शासन आता है मध्य भारत में। मुस्लिम शिक्षा जो थी इन शासकों के काल में इन्हीं के जो शिक्षा व्यवस्था थी, सॉरी मुस्लिम शिक्षा बोला मैंने, जो शिक्षा व्यवस्था थी इस समय में इन शासकों के दृष्टिकोण पे ही निर्भर थी कि वो शिक्षा को लेकर के उनका दृष्टिकोण क्या है, इसी पे निर्भर कर रही थी। और ज्यादातर उनका जो पर्सनल ग्लोरी होता था उसी से रिलेटेड होती थी कि अगर वो शिक्षा का कोई कार्य भी करते थे तो वो उनके पर्सनल ग्लोरी से रिलेटेड होता था, ना ही कि जनमानस को शिक्षित करने के लिए। और इस समय जो शिक्षा के केंद्र में धार्मिक शिक्षा थी, और प्राइमरी और हायर एजुकेशन के रूप में टू फॉर्म ऑफ एजुकेशन को हम देखते हैं। इस समय शिक्षक का जो समाज में काफ़ी सम्मान था, और जो अपने चरित्र और लर्निंग की वजह से उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और जो शिक्षा के जो केंद्र थे उनको हम मकतब और मदरसे के रूप में देखते हैं। मकतब जो था वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, और मदरसा जो था वो हायर एजुकेशन के लिए था। मकतब में सामान्यतः प्योरली रिलीजियस धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा रीडिंग, राइटिंग
सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। राइटिंग और अरिथमेटिक की शिक्षा प्रदान की जाती थी और इसमें पर्शियन स्क्रिप्ट पर्शियन जो भाषा है उसको माध्यम बनाया गया था, तो पर्शियन भाषा की भी शिक्षा दी जाती थी। और मदरसा जो था वो हायर एजुकेशन के लिए था। इसमें रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ साहित्य, तर्क, ग्रामर और मैथमेटिक्स, इन चीज़ों की भी शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद हम देखते हैं जब मुगल एज आता है, मुगल काल जब आता है, ये मध्यकालीन भारत में शासकों का, उसमें आर्ट लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत ही काम होता है। और ये जो मुगल शासक हुए, इन्होंने शिक्षा की उदार नीति अपनाई। मुगल दरबार में हम अक्सर देखते हैं कि जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति होते थे, उनका काफ़ी सम्मान होता था और दर्शन और नीति पे काफ़ी डिस्कशन भी होता था और साहित्यिक और दार्शनिक चर्चाएं होती थी मुगल दरबार में। इस समय हम देखते हैं जैसे कि इस समय के जो प्रसिद्ध लेखक हुए उनमें सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, फैजी, अबुल फैजी, इन ऐसे जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए, उनका हम देखते हैं इस काल में उद्भव और उनका प्रसिद्धि। इसके अलावा इस समय में कई कृतियाँ भी, कई रचनाएं सामने आती हैं, जैसे कि आईने अकबरी, बाबरनामा आदि। जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इस समय में बहुत ही उपलब्धि प्राप्त की गई। इसमें जो हम अभी देखते हैं, जो ताजमहल, रेड फोर्ट और फतेहपुर सिकरी, ये सब मुगल काल की ही देन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मुगल काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी, प्रथमतः ये एक रिलीजियस एजुकेशन था, बट इसमें कला, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में भी अच्छे कार्य हुए। वुमेन एजुकेशन की बात करें इस टाइम पे, तो हम देखते हैं कि जो वुमेन एजुकेशन था, जो रिच क्लास था, उसके लिए तो इजी था एजुकेशन अफोर्ड करना, बट ये एक सामान्य जनमानस में जो महिलाएं थी, उनके लिए एजुकेशन की को प्राप्त करना इतना ज़्यादा इजी नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन आता है, उस समय में क्या एजुकेशन की स्थिति आती है। एजुकेशन अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये ब्रिटिश कंपनी थी जो व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी। लेकिन धीरे धीरे इसकी जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ने लगी और हम देखते हैं कि व्यापार से इतर इसने धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित शुरू किया। राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ बंगाल से और बंगाल की दीवानी हासिल करना इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पहले कदम के रूप में हम देख सकते हैं। व्यापारिक उद्देश्य से इतर जब ये कंपनी शासन करने या अपना साम्राज्य स्थापित करने की दिशा में आई, तो यहाँ के जनमानस पे जो चीज़ प्रभाव डालती, उसके बारे में भी इसका काम करना हमें सामने दिखाई देता है। स्टार्टिंग में जो कंपनी थी, जो कंपनी का शासन था, उसने जो ग्रांट एजुकेशन के थे उसको ऐसे चलने दिए और जो कंपनी थी उसका कुछ बहुत डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं था एजुकेशन में। और हम देख कुछ व्यक्तिगत प्रयास के रूप में जो उस समय जो शासक थे या जो रेसिडेंट थे यहाँ पे, ब्रिटिश रेसिडेंट्स जो थे, उन्होंने कुछ व्यक्तिगत प्रयास किए। जैसे हम देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में 1780 में एक मदरसे की स्थापना की और इसके पीछे उद्देश्य था कि जो हायर क्लास के मुस्लिम हैं उनको एजुकेट करना और उनको एक सपोर्टर की तरह उनको अपने साथ में लाना। क्योंकि जैसे उनको पता था वो जो इंग्लिश क्लास थी वो बहुत ही डिप्लोमेटिक क्लास थी। उनको जब उनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा सामने लेके आई, तो आपको शासन करना है किसी पे, तो आपको पता है कि आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो अगर उन्होंने शुरुआत में कुछ शिक्षा के प्रयास किए भी,
तो उसके पीछे उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हमें लोगों को एजुकेट कर देना है, उसके पीछे एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहिए था जिसके थ्रू वो इजीली कम्युनिकेट कर सकें और अपने शासन व्यवस्था को जो है सुदृढ़ कर सकें। तो 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने ये जो मदरसा स्थापित किया, उसका इसके पीछे उद्देश्य यही था कि ऐसे एजुकेट करें मुस्लिम्स को और उनके एक सपोर्टर, अंग्रेजी हुकूमत की एक सपोर्टर के रूप में उन्हें तैयार करें। इसी प्रकार जोनाथन डंकन का नाम आता है, जो बनारस में रेसिडेंट थे और इन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की 1791 ईस्वी में। तो ये जो थे ये व्यक्तिगत प्रयास थे। हम देखते हैं कि 1813 से पहले तक जो कंपनी थी, कंपनी का ही शासन था। जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो कंपनी के माध्यम से भारत में शासन संचालित कर रही थी। बट 1813 से पहले तक हम देखते हैं कि जो उदासीनता दिखती है कि वो बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं है कंपनी का एजुकेशन में। और इसके पीछे कई रीजन बताए जाते हैं, जैसे कि पहले तो ये कि रिसोर्स इतना नहीं है कि पूरे एक हम मेजर लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। दूसरा ये फियर कि अगर हम लोगों को एजुकेट कर देंगे तो हो सकता है कि एजुकेशन, हमेशा देखिए एजुकेशन जो होता है व्यक्ति को सोचने समझने तर्क करने सही गलत का निर्णय करने की क्षमता को उसकी बढ़ाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह का फियर होगा कि अगर हम लोगों को एजुकेट करेंगे तो वो हमारे प्रति ही रिवोल्ट ना कर दें, इस तरह का एक फियर। एक और कारण बताया जाता है कि जो भारतीय थे वो खुद ही शिक्षा के प्रति इतने उत्सुक नहीं थे और जो कंपनी थी उसका इंटरेस्ट था कि जो रिसोर्स है उसको एक्यूमुलेट किया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, ना कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको स्पेंड किया जाए एजुकेशन पे। तो इस तरह से 1813 से पहले तक हम देखते हैं कि कंपनी का कोई खास डायरेक्ट जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशन में नहीं है इंडियन मास के लिए। जो पहला प्रयास हम देखते हैं शिक्षा व्यवस्था में जो ब्रिटिश शासन के समय में, वो 1813 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि जो इंडियन पीपल हैं उनके एजुकेशन अवेलेबल कराने के लिए। इस चार्टर के माध्यम से कंपनी को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। और इसके साथ ही जो फाइनेंशियल जो वित्तीय तत्व था इस एक्ट का, उसमें ये था कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई और इसको खर्च करने की जिम्मेदारी जो थी वो कंपनी पे थी। अगली बात इस चार्टर एक्ट में ये थी कि जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनको शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का अवसर प्रदान किया गया। इस एक्ट के माध्यम से, जो 1813 का एक्ट था, जो कंपनी गवर्न कर रही थी इंडिया में, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। लेकिन 1813 और 1823 के बीच का जब हम पीरियड आगे देखते हैं कि कैसे कंपनी ने इसको इम्प्लीमेंट किया या इस पर कार्य किया, तो ये चीज़ें करने के अलावा कि इतना एक्सपेंडिचर करना है और कैसे हम एजुकेशन को प्रोवाइड करें, कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ थी। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन था उतना नहीं हुआ। इस प्रैक्टिकल जो डिफ़िकल्टीज़ थी उसको हम इस रूप में देखते हैं कि क्या हो शिक्षा का उद्देश्य? क्या हम एक आम जनता को शिक्षित कर दें या कुछ स्पेसिफिक क्लास को शिक्षित कर दें? इस तरह की दूसरी बात आती है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो? कि किस माध्यम से शिक्षा दी जाए। क्या जो भारतीय भाषाएं हैं, संस्कृत है, पर्शियन उस टाइम पे था जो पहले चला आ रहा था, हमारे वैदिक लेटर वैदिक बुद्धिज्म, और फिर जो मध्यकाल था, उस समय की जो प्रचलित भाषाएं हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं, उनमें शिक्षा दी जाए या फिर इंग्लिश में शिक्षा दिया जाए। और एक समस्या ये भी थी कि कैसे इंग्लिश जो है उसको प्रोपोगेट किया जाए, अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसको कैसे फैलाया जाए, क्योंकि वो जो कॉम थी उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो था वो उनकी अपनी लैंग्वेज थी और यहाँ पे रूल करने के लिए ज़रूरी था कि उस लैंग्वेज को समझने वाले लोग हों। तो ये भी उनके पास समस्या थी कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रोपोगेशन है, जो फैलाव है, वो कैसे किया जाए। और एजुकेशन को किसी प्राइवेट इंटरप्राइज को दिया जाए या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी से ही एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। इस तरह की प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं और डिफ़िकल्टीज़ थी कंपनी के सामने कि जिसका समाधान वो कर नहीं पा रही थी। इसी में आगे हम देखते हैं एक प्राच्य और पाश्य का विवाद आता है। इसमें 2 ग्रुप बन जाते हैं इस टाइम पीरियड में। एक ग्रुप ऐसा है,
ओरिएंटलिज्म बोलते हैं इसको, जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम को चाहता है कि वो प्रिवेल करे। 1813 से पहले हम जान रहे हैं कि ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, जिसमें भारतीय भाषाओं, जो भारतीय संस्कृति थी, उसको प्रोपेगेट करने की शिक्षा दी जा रही थी। इसमें जो मेजर नाम आते हैं, वारन हेस्टिंग्स, एच.टी. प्रिंसप, लॉर्ड मिंटो और एच.एच. विल्सन का नाम आता है। जो लोग ओरिएंटलिस्ट थे, ये मानते थे कि जो ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, संस्कृत है, अरेबियन, पर्शियन, और इसी में शिक्षा प्रदान की जाए। और दूसरा वर्ग जो था वो ये मानता था कि यूरोपियन लैंग्वेज है, कल्चर है और सिविलाइजेशन है, वो ज़्यादा सुपीरियर है। जो इंग्लिश कॉम थी उस समय की, भारत के साथ अन्य जगहों पे उसका साम्राज्यवादी विस्तार हो रहा था, और एक तरह का उनके पास सुपीरियर होने का विजन था कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो ज़्यादा सुपीरियर है। और एक वर्ग ऐसा था जो वो चाहता था कि भारत में जो शिक्षा दी जाए वो यूरोपीय संस्कृति और सिविलाइजेशन और लैंग्वेज को प्रमोट करे। भारत में भी जो कुछ लोग थे जो प्राच्य शिक्षा के पक्ष में थे, और कुछ पश्च शिक्षा के, और बहुत सारे भारतीयों को ऐसा लगा कि ये जो इंग्लिश मैन हैं जो कि प्राच्य शिक्षा को प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ये तो इसके पीछे उद्देश्य नहीं है कि ये चाहते नहीं है कि हम जो बाहर की दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, जो ज्ञान विज्ञान है, जो सिविलाइजेशन है, जो लैंग्वेज है, उसको न जानने के लिए तो कहीं ये प्राच्य शिक्षा को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबे समय तक ये विवाद चलता रहा, और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले की एंट्री होती है इंडिया में 10 जून 1834 को। वो गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य बनते हैं, और जब वो आते हैं तो ये जो विवाद था वो अपने चरम पर था। तो मैकाले को ये शिक्षा व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई, और उन्होंने अपना जो शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो अपनी बात रखी, उसे मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं। और जो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, उन्होंने 2 फरवरी 1935 को जो मैकाले ने जो सुझाव दिए थे उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैकाले ऐसा व्यक्ति था जो अपनी जो यूरोपियन भाषा थी, संस्कृति थी और सभ्यता थी, उसको बहुत ही उच्च मानता था, और भारतीय जो ज्ञान था वो उसकी नज़र में नगण्य था। तो इसलिए उसने जो 2 मेजर चीज़ें की, मेजर बात जो उसके सुझाव में आती है, उसके रिपोर्ट में आती है, वो ये कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो, और फिल्ट्रेशन थ्योरी, छनाई का सिद्धांत की बात आती है। तो उसने इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा। छनाई का सिद्धांत जब हम कहते हैं कि फिल्ट्रेशन थ्योरी, तो उसका ये मानना था कि जब एक उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी तो अपने आप ही वो शिक्षा जो है धीरे धीरे छन करके आम जनता तक पहुंच जाएगी। जब एक वर्ग जो पढ़ा लिखा होगा उसको देख के उसको लोग उसे अपने आदर्श के रूप में मानेंगे, और उनकी जो आदर्शवादिता है, उनका जो चरित्र है उसको फॉलो करेंगे। तो उसने ये 2 मुख्य रूप से बातें आती हैं। इसके साथ ही जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था, जब मैकाले का ये सुझाव आता है शिक्षा के बारे में, तो ये इसको एक अंत मिल जाता है। ये निश्चित हो जाता है कि हमें शिक्षा जो दी जाएगी भारतीयों को, वो यूरोपियन लैंग्वेज, कल्चर और सिविलाइजेशन पे बेस्ड होगी, और पूरे मास को एक साथ नहीं एजुकेट करना है, कुछ क्लास को एजुकेट करना है, और फिल्ट्रेशन के माध्यम से फिल्टर होके वो शिक्षा जो है वो और लोगों तक पहुंच जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे और ध्यान से सुने होंगे। आगे की क्लास में फिर हम इसे और फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और मैकाले की ही शिक्षा नीति को डिटेल में थोड़ा देखेंगे, और फिर बुक डिस्पैच क्या था 1854 में जो आता है इसके बाद, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को आज समाप्त करती हूँ। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।